बच्चों, मैं जीवन लाल शर्मा गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 जगदलपुर से आपके समक्ष फिर एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। मैं आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की चर्चा करेंगे। अगर इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस आप तक पहुंचाए हैं, अगर वो वीडियो आपने देखे हैं और ये वीडियो यदि आप देखते हैं और आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर आप शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी ये मैसेज उन तक पहुंच सके और वो इस वीडियो का लाभ ले सकें। आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण दूसरी स्थिति देखते हैं, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में हमने इससे पहले अक्षीय स्थिति देखा था। आज निरक्षीय स्थिति में हम ये देखेंगे कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है विद्युत ध्रुव के अक्ष के लंबवत, यानी ये द्विध्रुव है आपका, ये द्विध्रुव है आपका -Q और +Q, इसमें उसके मध्य बिंदु लंब अर्धक का कोई बिंदु है, उस पर यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहते हैं तो उसके लंब अक्ष निरक्षीय रेखा पर स्थित हो कोई बिंदु, तो उस बिंदु को विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। और इस निरक्षीय स्थिति में आज हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो देखिए, हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया हुआ है -Q +Q और उसका मध्य बिंदु O है और इन दोनों के बीच की दूरी 2L है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ये बीच की दूरी 2L है, जिसमें A से O तक की दूरी L हो गई और O से B तक की दूरी L हो गई। अब इसके जो मध्य बिंदु है, लंब अर्धक है, उससे हम कोई बिंदु पर इस लंब अर्धक पर कोई बिंदु P लेते हैं और इस P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब इसमें आप देखिए कि इस P बिंदु पर क्या स्थितियां बनती है। पहला +Q के कारण हम पहले भी देख चुके हैं कि यदि +Q है तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होती है ये बाहर की ओर निकलती है। तो P बिंदु पर देखिए बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसका नाम मैंने E+Q दिया हुआ है। और -Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो -Q की तरफ होती है। ये स्थितियां बनती है। इस स्थिति में यदि हम देखें तो यहाँ पर P बिंदु पर P से B A की ओर, P से A की ओर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, यानी -Q की तरफ है। तो इसका नाम मैंने E-Q दिया हुआ है। अब इन दोनों, चूँकि ये वेक्टर राशि है और P बिंदु पर यदि आप देखें तो एक BP की दिशा और एक PA की दिशा, इन दोनों वेक्टर का एक रिजल्टेंट जो हमको बना है, जो कि इसके जस्ट इसको हमने ये E की दिशा दिया हुआ है, इसका रिजल्टेंट बोल लीजिए, इसका जो रिजल्टेंट है जिसकी दिशा E है। तो इस पर हम आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। इसमें आप देखिए कि जो एंगल है, कोण जो है, अगर त्रिभुज हम लें PAO, माना कि हम इसमें लेते हैं माना एंगल PAO = एंगल PBO, ये दो त्रिभुज है। इससे आप देखें तो आपको मिल जाएगा थीटा एंगल, हमने ये माना है, ये एंगल हमने लिया हुआ है PAO और PBO, ये थीटा एंगल, जिसके कारण यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यदि मैं इसको N ले लूँ तो यहाँ पर यदि आप देखें तो NPM, ये जो एंगल थीटा बन जाएगा NPM। तो एंगल NPM = एंगल MPA, एंगल MPA = थीटा होगा। और यदि दोनों वेक्टर्स की बात करें, यानी E+Q और E-Q के बीच का जो एंगल होगा वो
2 थीटा होगा। यानी अगर मैं ये ले लूँ तथा एंगल एन पी ए इज इक्वल टू 2 थीटा, ये एंगल आपको मिलेंगे। इसमें यदि हमने ये आर दूरी पर चूंकि लिया हुआ है, यानी इसके सेंटर से मध्य बिंदु से आर दूरी पर पी बिंदु को माना है, तो माना ओपी की जो दूरी है वो आर है तथा ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू एल दूरी है। ये दूरी हमने पहले से मान ली गई है, ये तो 2L है, तो ये दोनों दूरियां L प्लस L होगी। तो ये स्थितियां हैं। तो इससे यदि हम इस AP का मान निकालें, AP का मान हमको क्या मिलेगा? त्रिभुज नियम से अगर समकोण त्रिभुज यदि लें तो आपको समकोण त्रिभुज से आपको मिलता है POA, यदि समकोण त्रिभुज लेते हैं तो, तथा समकोण त्रिभुज PB या POB में यदि आप देखें तो हमको क्या मिल जाएगा? ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा आधार, ये आपका आधार दे देगा, ये लंब दे देगा आपका, और ये कर्ण दे देगा आपका। इस तरीके से यदि हम कर्ण का मान निकालना चाहते हैं, चूंकि लंब हमारे पास है, आधार हमारे पास है, तो कर्ण का मान क्या मिलता है? त्रिभुज से कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये कैलकुलेशन यदि हम करें तो हमको मिलता है कर्ण जो हमारे पास है AP का वर्ग इज इक्वल टू लंब हमारे पास है R का वर्ग प्लस L का वर्ग। मीन्स AP का मान जो मिलता है वो रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मिल जाता है। ये हम इसका कैलकुलेशन गणना कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमको मिलेगी। उसी प्रकार इधर भी ले लें हम, जो हमको BP मिलेगा, BP ये भी मिल जाएगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम कंडीशन, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ऐसी स्थिति में त्रिभुज में ले तो ये दो स्थितियां हमको मिलती। तो ये हमने ले लिया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इधर ले लिया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम कैलकुलेशन करें तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण, यदि हम इसका ये आप देख लें इसको अच्छे से, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मैंने प्लस Q आवेश के कारण मैंने लिया है E प्लस Q। ये यदि आप देखें तो E प्लस Q का मान क्या होगा हम अच्छे से जानते हैं, KQ बाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो AP का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, सॉरी PB का स्क्वायर या BP बोल लीजिए, BP का स्क्वायर है यहाँ से इसकी दूरी, तो BP का स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा KP अपॉन KQ अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये गणना में आपको मिलेगा। तो यहाँ से यदि हम निकालें तो ये मिलता है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जिसकी दिशा क्या होगी। अब यदि हम देखें तो ये BP की दिशा में होगा,
BP या BN की दिशा बोल रही है तो BP की दिशा, तो जिसकी दिशा होगी BP की दिशा में, यानी E प्लस Q की जो दिशा है वो BP की दिशा है, B से P की ओर। उसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मैंने लिया है E माइनस Q, ये यहाँ पर मैंने E माइनस Q लिया है। तो इसकी दिशा इधर है, देखिए P से A की ओर है, तो इसका मान भी आपको मिल जाएगा KQ अपॉन AP का स्क्वायर। इसका यदि हम कैलकुलेशन करें तो ये KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वही कंडीशन मिल जाएगी, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर जो यहाँ की कंडीशन है। तो ये समीकरण नंबर 1 यदि मैं लेता हूँ तो इसको समीकरण नंबर 2, और इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा जो होगी ये PA की दिशा, इसकी दिशा P से A की ओर होगी, माइनस E माइनस Q। अब आप देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ये दोनों ही बराबर हैं, इन्हें E प्लस Q और E माइनस Q ये दोनों का मान बराबर है। तो समीकरण 1 एवं 2 से E प्लस Q इज इक्वल टू E माइनस Q, देखिए दोनों का मान, क्योंकि यहाँ भी KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, यहाँ भी KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो चूँकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए इसकी परिणामी तीव्रता यदि हम देखें तो आपको वेक्टर तरीके से जो हम सॉल्व करते हैं कि दो वेक्टर्स हैं, यदि उनके बीच का कोण थीटा है, जैसे मान लेते हैं ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, उनके बीच का कोण थीटा है। अगर मैं P ले लूँ और Q ले लूँ और इसका रिजल्टेंट यदि R है, तो हमने 11th में भी देखा है जो परिणामी मान होता है वो आपको R स्क्वायर इज इक्वल टू या R इज इक्वल टू रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉज ऑफ थीटा, ये वैल्यू आपको मिलती है। तो उसी मेथड का उपयोग हम करेंगे और यहाँ पर हम यहाँ 2 थीटा है हमारे पास, तो हम उसका उपयोग करके परिणामी तीव्रता की गणना करेंगे। तो अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपको दे देगा E इज इक्वल टू रूट ऑफ E प्लस Q का स्क्वायर प्लस E माइनस Q का स्क्वायर प्लस 2E प्लस Q E माइनस Q कॉज ऑफ 2 थीटा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया। तो इससे आप कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, ये आपको देगा रूट ऑफ, यहाँ पर E प्लस Q और माइनस Q जो है E माइनस Q दोनों बराबर हैं, तो हम एक लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा E प्लस Q का स्क्वायर प्लस E प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2E प्लस Q स्क्वायर कॉज ऑफ 2 थीटा। तो हमने माइनस Q को प्लस Q ले लिया है, तो इससे आप कैलकुलेशन करें तो ये मिलता है आपको 2E प्लस Q का स्क्वायर मैं बाहर निकाल लेता हूँ
और यहाँ से यदि आप देखें, क्योंकि यहाँ भी e प्लस क्यू स्क्वायर और 2e प्लस क्यू स्क्वायर, तो मैंने बाहर निकाल लिया। ये 2e प्लस क्यू स्क्वायर ऑलरेडी हो जाएगा प्लस 2e प्लस क्यू स्क्वायर कॉज ऑफ 2 थीटा। चलिए पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 2e प्लस क्यू स्क्वायर बाहर निकाला जा सकता है कॉमन। तो यहाँ से वैल्यू देगा स्क्वायर रूट ऑफ 2e प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए मैंने बाहर निकाल लिया, तो यह मिल गया 1 प्लस कॉज ऑफ 2 थीटा। ये रिजल्टेंट में अभी हमको मिला। अब इसका हम और यदि एक्सपांड करें तो आपको पता है अच्छे से कि कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा का जो यदि एक्सपांड हम करें तो देखिए कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू हम ले सकते हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा। कॉस 2 थीटा, क्योंकि हमको यहाँ पर कॉस 2 थीटा का कैलकुलेशन हम करेंगे जिससे कि ये रूट से हम बाहर आ जाएं। तो इसका हम एक्सपांड करते हैं तो ये देता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस प्लस का माइनस होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा। चूँकि थीटा थीटा है तो इसमें यदि हम लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि कॉस थीटा को मैं और थोड़ा सा अगर एक्सपांड करूं तो आपको ये देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दे देता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पहला। और यदि मैं इसको चेंज करता हूँ तो दूसरे में या तो ये स्थिति, इससे 1 कैंसल आउट नहीं हो रहा तो हम दूसरी स्थिति लेते हैं, या हम इसको चेंज करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, या हम इसको ले लें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दे देगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे काम का है, इसलिए कि यहाँ पर से 1 कैंसल आउट होगा और ये रूट हट जाएगा। तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। ये भी होता है परंतु ये यहाँ से हमको फिर रूट से हम बाहर नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए हम इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। और इससे देखिए आप हमको क्या मिलता है। तो इससे समीकरण यदि मैं 3 बोलूँ तो समीकरण 3 से क्या मिला हमें, e इज इक्वल टू रूट ऑफ 2e प्लस क्यू का स्क्वायर 1 प्लस इसका उपयोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ से ये 1 कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए हम ये फार्मूले का उपयोग नहीं करेंगे, हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो इससे 1 कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पर मिल जाएगा 2 इंटू 2 4 e प्लस क्यू का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको मिला। अब यहाँ पर सब स्क्वायर में है तो हम रूट से बाहर आने के लिए हम इसको और थोड़ा सा रीअरेंज करें, 2e प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर लें। इससे क्या होगा कि ये रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट 1/2 पावर में होता है तो ये 2 इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमको मिलेगा 2e प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा। ये समीकरण नंबर 4। इससे हम आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास e प्लस क्यू का मान है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारे पास है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा का मान अभी हमारे पास नहीं है, तो कॉस थीटा हम कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस थीटा का मान कैसे मिलेगा ये आप देखिए। तो इस पे त्रिभुज यदि आप लें, कोई भी ले लीजिए, पी ओ
ए से यदि आप लें तो क्या मिलता है आपको, cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कण, साइन थीटा में लंब बटे कण होता है, cos थीटा में आधार बटे कण। तो हमारे पास आधार क्या है, यदि मैं लिखूं इसको तो आधार बटे कण, तो वैल्यू आपको दे देगा L बटे आधार आपके पास L है और ये रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये cos थीटा की वैल्यू होगी। तो cos थीटा की वैल्यू समीकरण 4 में रखा जा सकता है। तो समीकरण 4 में E प्लस क्यू एवं cos थीटा का मान रखने पर हम इस मान को रख देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, E परिणामी जो तीव्रता है E इज इक्वल टू हमको देगा 2 ई क्यू, ई प्लस क्यू का मान है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये एक पोर्शन हमारे पास है अगर पहला और दूसरा समीकरण आप देखें तो, और मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा का मान L अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू आपको देता है। तो इससे आप फिर हम एक K2QL अलग कर लें, इसका मान आप जानते हैं, और यहाँ पर यदि ये 1 है और ये हाफ है तो यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3/2, 1 प्लस हाफ, यानी पावर में जो होता है ये जो मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर में 1 प्लस हाफ, क्योंकि ये रूट जो वैल्यू है पावर में हाफ देता है, तो ये वैल्यू देगा आपको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। तो हम इसको लिखें, ये 3/2 आपको मिल जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। अब 2QL जो है वो आपको अच्छे से पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ। तो ये मिल जाएगा आपको KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, ये E की वैल्यू देता है। यदि K का मान हम रखें तो 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, ये आपको फाइनल वैल्यू देगा E की, मीन्स 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। अब इसमें ये एक आपको रिजल्ट मिला। अब एक कंडीशन आपको पता है कि यदि R इज़ वेरी मच ग्रेटर देन L, क्योंकि L जो होता है बहुत ही छोटा होता है, या तो माइक्रोमीटर में होता है या मिलीमीटर में होता है, और जो R होता है वो ज़्यादा सेंटीमीटर या मीटर में होता है। तो इसमें हम नेगलेक्ट इसको करें तो हमको उस कंडीशन में L को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा डिनोमिनेटर से। तो इसलिए तब हमको स्थिति मिलती है E इज इक्वल टू 1/4πε0। ये वायु एवं निर्वात में एक्चुअली हम ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो K और एक यूज़ होता है वो नहीं ले रहे हैं, एप्सिलॉन R जो नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये मिल जाएगा P अपॉन R का 3, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हाफ इधर और ये स्क्वायर है तो कैंसिल आउट होगा, पावर 3। तो ये जो वैल्यू मिल रही है यदि आप उससे कंपेयर करें अक्षीय स्थिति से, तो अक्षीय स्थिति में 2P अपॉन R³ था, 1/4πε0 2P अपॉन R³, और यहाँ पर P अपॉन R³ है। ये स्थिति आपको मिलेगी, यानी जस्ट हाफ होता है अक्षीय स्थिति का। अब इसकी दिशा क्या होगी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको अच्छे से पता है कि E की दिशा इधर है, फिगर से पता चल रहा होगा आपको, यानी +Q से -Q की ओर है, ये फिगर से आपको दिख रहा है। तो E की जो दिशा है आपकी, ये E की दिशा आपकी ऐसी है। अगर मैं इसको हटाऊं तो ये देखिए
थोड़ा सा ई की दिशा आपकी ऐसी है और पी की दिशा आपको अच्छे से पता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। तो पी की दिशा आपकी ऐसे ही है, ये पी की दिशा है। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, यानी इन दोनों के बीच का जो कोण एंगल है वो 180 डिग्री का है, यानी 180 अंश का कोण ये एक दूसरे के बीच बना रहे हैं, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पिछले बार मैंने एक फिगर आपको बताया था, वो सेंटर वाली स्थिति थी, परंतु ये आप यहाँ देखेंगे तो यदि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं तो जो परिणामी तीव्रता होती है उसकी दिशा प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होती है, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल जो मोमेंट है उसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो ये दोनों में यानी ई और पी के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये एक चीज़ आपको और डिफरेंट पिछले से मिली कि इनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो हमने एक मेथड से उपयोग किया, एक हम दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे, वो वेक्टर मेथड है वो भी, परंतु उसका जो प्रोसीजर है थोड़ा दूसरा है। यहाँ पर आप देखें मैंने ये इस मेथड से उपयोग किया था, अभी दूसरा हम लेते हैं। दूसरी स्थिति में रिज़ल्ट वही आएगा आपका सेम। देखिए यहाँ पर एक दूसरा मेथड यदि मैं लूँ तो देखिए यहाँ पर ये मैंने फिगर बनाया हुआ है। देखिए ई प्लस क्यू की दिशा इधर है, ई माइनस क्यू की दिशा इधर है। जैसे मैंने लिया ई प्लस क्यू की दिशा, ई माइनस क्यू की दिशा ये, और इनका रिजल्टेंट ई इधर है। तो यदि मैं ई प्लस क्यू को रिजॉल्व करूँ, वियोजित करूँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो आपको क्या मिलेगा। ई प्लस क्यू एंगल यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर मिल जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा। आपको अच्छे से पता है कि जिधर एंगल हम लेते हैं उधर कॉस थीटा लेते हैं। तो एक डायरेक्शन हुआ ई प्लस क्यू कॉस थीटा जो पी एम की दिशा है। यदि मैं इसको एम लूँ तो ये पी एम की दिशा बता रहा है पहला। दूसरा पी एन की दिशा, या इसको मैं दूसरा ले लूँ, ये आ जाता है एस मान लेता हूँ मैं। तो ये पी एस की जो दिशा होगी वो क्या होगी, ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा जो पी एम की दिशा, और ई प्लस क्यू साइन थीटा पी एस की दिशा, ये आपको मिलेगा पहला। दूसरा वेक्टर मैं लूँ ई माइनस क्यू को, तो ई माइनस क्यू को यदि मैं रिजॉल्व करूँ तो क्या कंडीशन बनती है। देखिए यहाँ पर ई माइनस क्यू को एक इधर दिशा होगी पी एम की दिशा होगी और एक पी ओ की दिशा होगी। दूसरी स्थिति में यहाँ पर अब लें तो ये ई माइनस क्यू कॉज ऑफ थीटा, ये स्थिति क्लियर हो रही है। इसकी दिशा पीएम की दिशा है, ई माइनस क्यू कॉज ऑफ थीटा क्योंकि थीटा एंगल है, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन ऑफ थीटा। इस चित्र से आप देखें तो मैं यदि ये फिगर 1 कर दूं इसको, ये फिगर 1 और ये फिगर 2, यानी आपको चाहे इस मेथड से बनाए चाहे आप इस मेथड से बनाए, किसी भी मेथड से बना सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। आप जब भी क्वेश्चन किया जाए तो कोई दोनों में से कोई एक मेथड का उपयोग आप कर सकते हैं। तो इसमें अब क्या मिल रहा है देखिए, ई प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर की ओर है पी एस की दिशा में, और ई माइनस क्यू साइन थीटा नीचे की ओर है पी ओ की दिशा में। अब चूँकि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू बराबर है, परिमाण में दोनों बराबर हैं,
और एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, जिससे इस P बिंदु पर इन दोनों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी P बिंदु वहीं का वहीं होगा। परंतु इसके कारण P M की दिशा में जो E प्लस क्यू कॉस थीटा है और E माइनस क्यू कॉस थीटा है, इसका इफेक्ट पड़ेगा, और दोनों एक ही दिशा में है, तो जो भी रिजल्टेंट वैल्यू प्लस होकर के मिलेगी आपको, तो वो एक ही दिशा में इधर ही शो करेगा। इसका एक मैं डेमो आपको दिखाऊंगा जो थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो बोलना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड से मैंने रिलेट किया है उसको। आप उस डेमो को देखेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा कि उसका डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, उससे और चीज़ क्लियर होगी। तो बच्चों, अब हम निरक्षीय स्थिति में अगर वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है और उसके वैद्युत, जैसे यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव ए और बी पर देखिए प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, और उसके सेंटर से यदि लंब अर्धक यानी उसके केंद्र सेंटर से कोई एक बिंदु हम पी लेते हैं लंब अर्धक पर, तो उस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना यदि करनी है तो हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जो पी पॉइंट है वहाँ पर हम बोलते हैं कि कोई बिंदु है, तो क्या एक्चुअली वो वहाँ पर कोई बिंदु है? केवल ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये बिंदु नहीं है, यहाँ पर एक परीक्षण धन आवेश जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं वो उपस्थित होगा, तभी ये प्लस क्यू आवेश इस पी पर बल लगाएगा, क्योंकि या प्रतिकर्षण बल लगाएगा या आकर्षण का बल। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि प्लस क्यू इस पी पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है जिसका मान E1 है, और ये माइनस क्यू आवेश इस बिंदु P पर आकर्षण का बल लगा रहा है जिसका के मान E2 है। तो हमने कैलकुलेशन में देखा भी है कि E1 का मान और E2 का मान बराबर होता है, जिसके कारण जो हम परिणामी तीव्रता का डायरेक्शन जो लेते हैं वो E की दिशा पे होता है। अब हम इसी का हम आपको एक डेमो करके दिखाते हैं। इसके लिए क्योंकि मैं प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश उत्पन्न नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि इसे उत्पन्न करने के लिए मुझे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को या तो किसी एक वस्तु से निकालना पड़ेगा या किसी एक वस्तु को इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, तो वो तो फिजिकली रूप से संभव नहीं है। इसीलिए मैं इसको समझाने के लिए, इस निरक्षीय स्थिति को समझाने के लिए मैं चुंबक का उपयोग करूँगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि नॉर्थ सिरा जो होता है चुंबक का वो प्लस क्यू सिरे की तरह कार्य करता है, और साउथ सिरा जो होता है माइनस क्यू सिरे की तरह कार्य करता है। तो उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर एक चुंबक रखा हुआ है, उसमें आप ध्यान देंगे कि इसका जो तीर का निशान वाला जो पॉइंट है, एक ये एन सिरा होता है जो हम निडल में देखते हैं, ये निडल आपके पास है। इस निडल को यदि आप देखेंगे तो पहले चुंबक का उपयोग आप कई बार कर चुके हैं, 10th में भी आपने किया होगा। तो ये जो होता है नॉर्थ सिरा होता है। यदि नॉर्थ सिरे को मैं नॉर्थ सिरे के पास लाता हूँ तो देखिए वो उसको रिपल्ड करता है, जैसे कि ये स्थिति बन रही है आपकी। देखिए इसको रिपल्ड कर रहा है ना, प्रतिकर्षित कर रहा है, जो यहाँ पर E1 का डायरेक्शन शो कर रहा है। वैसे मैं अगर इसको यहाँ पर ले जाऊँ तो ये अट्रैक्ट कर रहा है नॉर्थ सिरे को। कहने का मतलब कि यदि कोई एन सिरा है जो, क्योंकि डायपोल आप जानते हैं चुंबक में मोनोपोल पॉसिबल नहीं है, डायपोल ही पॉसिबल होता है, तो हम इसमें दोनों को ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब हम इसको मैं सेंटर पे ला रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये दोनों पर बल, जैसे परिणामी बल लग रहा है वैसे ही दिशा में बल लग रहा है, यानी इस दिशा में जैसे E1 का डायरेक्शन है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि मैं इस एन सिरा इसको रिपल्ड कर रहा है, इस टिप को जो तीर का निशान है, और इसको मैं अगर घुमा करके इस बिंदु पर ला रहा हूँ, सेंटर पे ला रहा हूँ, तो वो देखिए ये परिणामी तीव्रता की दिशा को इंडिकेट कर रहा है। और यदि मैं एस सिरे की तरफ ले जाऊँ, इन्हें माइनस क्यू के पास ले जाऊँ, तो उसको अट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो मैंने जो यहाँ पर माना है वो ऐसा माना है कि जो प्लस क्यू आवेश है हमारा एन सिरा है, और माइनस क्यू आवेश है वो एस सिरा है, यानी पोल है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और ये एक डायपोल यहाँ पर है जिसमें केवल एंड केवल आपको ध्यान केंद्रित करना है नॉर्थ को, क्योंकि नॉर्थ जो होगा एक धनात्मक पोल होगा
और इसको मैं परीक्षण आवेश मान करके ये प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझ सकें। अब आप देखिए कि जैसे मैं इसको इस डायरेक्शन में ला रहा हूँ तो ये रिपल्ड कर रहा है एन सिरे को, क्योंकि ये आपका एन सिरा है, एन पोल है, और जब इधर ले जा रहा हूँ तो ये अट्रैक्ट कर रहा है एन सिरे को, क्योंकि साउथ पोल है। और जब सेंटर पे ले जा रहा हूँ, इसको जब मैं सेंटर पे ले जा रहा हूँ तो ये परिणामी तीव्रता की दिशा जो ई की दिशा है इसको शो कर रहा है, बता रहा है। अब इसको यदि मैं इसी लाइन पर मूव करूं तो देखिए कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वो उसी दिशा को इंडिकेट कर रहा है। जहां तक चुंबक का क्षेत्र है वहां तक वो इसी दिशा को इंडिकेट करता रहेगा, और जैसे उसका फील्ड ख़त्म हो जाएगा वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो जहाँ तक मैग्नेट का फील्ड का क्षेत्र है वहाँ तक ये परिणामी तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। तो ये मैंने इसलिए मैग्नेट का उपयोग करके आपको बताया, जिससे कि आपको पता चल सके कि सेम कंडीशन विद्युत क्षेत्र में भी होगा। प्लस क्यू सिरा जो रहेगा वो प्लस क्यू, जो पी पॉइंट पर प्लस क्यू है, यहाँ पर जो प्लस क्यू पॉइंट, ये पी पॉइंट पर जो प्लस क्यू सिरा होगा यानी परीक्षण आवेश होगा, टेस्ट चार्ज होगा, वो इसको रिपल्ड करेगा। रिपल्ड का डायरेक्शन ये होगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्शन का डायरेक्शन आपका ये होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट आपका ये ई कहलाएगा। तो जो थ्योरी में हमने देखा है उसी चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकली, फिजिकली प्रैक्टिकल के रूप में दर्शाना चाहता हूँ, जिससे आपको समझ आ सके कि यदि हम सेंटर पर यदि कोई बिंदु है, उसके लंब अर्धक, इसका केंद्र सेंटर पे लंब अर्धक पर कोई बिंदु है, तो उस पर यदि हम कोई प्लस क्यू आवेश या टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, E1 E2 चूँकि दोनों बराबर हैं तो इसका सेंटर यहाँ से परिणामी तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। मैं यहाँ पर सेकंड मेथड में लेता हूँ। चित्र 2 से स्पष्ट है कि E प्लस क्यू को वियोजित करने पर उनकी दिशाएं E प्लस क्यू कॉस थीटा पी एम की ओर तथा E माइनस प्लस क्यू साइन थीटा पी एस की ओर होंगी, तथा E माइनस क्यू को वियोजित में रिजॉल्व करने पर अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो वियोजित करने पर उनकी दिशाएं E माइनस क्यू कॉस थीटा पी एम की ओर एवं E माइनस क्यू साइन थीटा पी एम की ओर, यहाँ पे पी एम की ओर है, और ये पी ओ की ओर, पी ओ की ओर होंगी। अब यहाँ पर देखिए कि स्थितियाँ ये बन रही है कि ई प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट और बराबर हैं। अब चूँकि E प्लस क्यू साइन थीटा तथा E माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे के बराबर
एवं विपरीत दिशाओं में हैं, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो निरस्त करने से क्या होगा, जो भी इफेक्ट होगा अतः परिणामी तीव्रता जो मिलेगी, अतः परिणामी तीव्रता जो आपको मिलेगी E इजिकल टू 2 या 1/1 में ऐड कर दूं, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E प्लस क्यू कॉस थीटा, इन दोनों का एडिंग होगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, दिस इज 2E प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा। सेम कंडीशन जो मैंने मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 में लिया है, तो वो कंडीशन आपको मिल जाएगी। तो उसमें फिर फार्मूले का उपयोग करूँ मैं, तो हमको पता है कि 2 की E प्लस क्यू का मान के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान मैंने निकाला है L अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम, अब इससे हम आगे बढ़ें तो वही कंडीशन आपको मिलेगी, कैलकुलेशन वही होगा, आपको मिल जाएगा 2 या K और ये 2QL दे देगा P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। ये मैंने डायरेक्टली लिया अभी, तो यहाँ पर P आपको मिलेगा। तो ये कंडीशन आपको E की वैल्यू देगा। अब इसमें से वही कंडीशन, यदि R इज़ वेरी मच ग्रेटर देन L, यदि मैं लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको E की वैल्यू फिर मिल जाएगी के P अपॉन R का क्यूब, या K का मान मैं पुट करूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। तो आप देखें कि ये जो मैंने दो मेथड से इसको बनाया है, दोनों में सेम रिजल्ट आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, और पिछले केसेस में भी हमने लिया है। तो ये एक और तरीका है, इससे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इन दोनों मेथड में से कोई भी आप इसका उपयोग करके, यहाँ पर भी कंडीशन वही है, E की दिशा और P की दिशा आपको पता है, E की दिशा इधर है तो आपको E की दिशा इधर मिल जाएगी, और P की दिशा इधर है तो P की दिशा इधर मिल जाएगी, -q से +q। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा 180 डिग्री का होगा। तो ये 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। तो ये दो मेथड से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इसको हल करने का कोशिश किया है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आया होगा, और ये पूरा कैलकुलेशन जो है वो अगर आप अच्छे से देखेंगे, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अगर उसको आप देखेंगे तो निश्चित है, और उसका कैलकुलेशन आप खुद करें। खुद जब तक नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ दिमाग में आती नहीं है। तो खुद आप उसको कुछ बार मैथ्स, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन है, कैलकुलेशन है, जितने बार करेंगे उतना अच्छा होगा, उसको पुख्ता होगा। तो इस प्रकार मैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के बारे में आज आपको बताया। अब इसके आगे का जो होगा वो हम देखेंगे कि और कौन सी कंडीशंस आपको बनती है, वो हम टॉपिक लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर आप इसको दूसरों को बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि दूसरे बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।